Hello guys, welcome to Raksha Academy. This is your mentor educator Mrs. Joshika Sharma Chaudhary. आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट वाज अ टॉपिक ऑफ अ प्री यूनिट 6. प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. बिफोर वी आर गोइंग फॉरवर्ड, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट अगर जिसने भी अभी तक रक्षा अकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो उसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए. जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको लॉग इन करने के बाद देखेंगे तो वहां पर प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 160 प्लस टेस्ट अवेलेबल है, एफएलटीज भी हैं, सेक्शन वाइज भी है, जो आपका जो एग्जाम अभी आने वाला है उसके लिए आपके हेल्पफुल हो सकती है. कुछ लोग सेक्शन वाइज भी लगा सकते हैं, एफएलटीज में भी अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं. एंड उसके अलावा टेस्ट सीरीज के अलावा आप प्री का कोर्स भी परचेस कर सकते हो जिसमें क्लासेस भी हैं, 250 प्लस वीडियोस हैं एंड टेस्ट सीरीज भी आपको उसमें मिलेगी. देन उसमें प्री प्लस मेन का कोर्स भी चल रहे हैं जिसकी जो प्राइस है दैट वाज 7500. अगर आप इस कोर्स को परचेस करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप वहां पर चैट बॉक्स में मेरे प्रोमो कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज RA जोशी. क्या नाम है इसका? RA जोशी. अगर आप डालोगे वहां पर तो 7500 में से आपके डायरेक्टली 500 रुपीज कट जाएंगे और आपको वहां पर इस ऑफर को आप अवेल कर पाओगे. क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल सॉर्टेड हो गए होंगे. तो आप अभी जाके उसको डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डे जिसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 की जिसके हम स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट एवरीवन नोज कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली इसमें से काफी सारी चीजें ली गई हैं. ठीक है, और अदर कंट्री से अपने हम लोगों ने बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि हमारा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डे जिसमें हम थोड़ा सा एक माइंड मैप देख लेंगे जिसमें आपका मैक्सिमम जो हमारा प्री के जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे. तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं वो आपको इस माइंड मैप के थ्रू मिल जाएगा. गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पर क्या हुआ, डिवाइड हुई पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया गया इस एक्ट के थ्रू. दैट वाज अ फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. द क्वेश्चन विल come out in this way, that was from which government of India act legislative powers was divided into फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट. आपको मेंशन भी कर सकते हैं और नहीं भी तो आपको पता होना चाहिए. दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. रेसिडुअल पावर्स जो हैं वो कब कहाँ चली गई, वाइसरॉय के पास प्रेजेंट है. ठीक है, अबॉलिश डायरेक्टी, डायरेक्टी प्रोविंशियस में अबॉलिश हो गई और इंट्रोड्यूस्ड हो गई सेंटर में. और हमारी कहाँ पर हमने देखा था 1919 के एक्ट में कि वहां पर डायरेक्टी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी एंड यहाँ पर भी बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस्ड हुआ है जस्ट लाइक 1919. बट यहाँ पर 11 प्रोविंशियस में से 6 प्रोविंशियस में हमारा बाइकैमरलिज्म है. यहाँ पर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस्ड हुए फॉर द एससी शेड्यूल कास्ट, वुमेन्स एंड लेबर्स के लिए. काउंसिल ऑफ इंडिया को यहाँ पर एबॉलिश कर दिया. यहाँ पर RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हमने पढ़ा था वो किसके थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू स्टैब्लिश्ड हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू स्टैब्लिश्ड हुई. फेडरल कोड स्टैब्लिश्ड हुआ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन आया, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसके थ्रू आया, प्रोविंशियल. गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमने ये माइंड में लिख लिया जिससे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं. मेनली आपको एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेकर काम चल जाएगा. नेक्स्ट जो है आपके लिए अब इसको हम देखेंगे ब्रीफ में, जहां से जो हमारे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब ये जो एक्ट जब ये बना है ये कितने सारी चीजों का रिजल्ट निचोड़ कर आया तब ये एक्ट बना. तो ये कितने सारी चीजों का एक्ट कितनी सारी चीजों के बाद बना. एक हमने पढ़ा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी. ठीक है, नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको मालूम है इसके बारे में, व्हाइट पेपर एंड रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी एंड लोथियन रिपोर्ट ओवर फ्रेंचाइजी. साइमन कमीशन रिपोर्ट हमने ऑलरेडी एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था. अगर आपको लगता है कि बाकी सारी चीजों के भी ओवरव्यू आपको चाहिए तो सब आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगी. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी और कौन से वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको बताऊंगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, अगर हमारे टॉपिक में ही, क्योंकि हमको सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे आई थिंक सब लोग, जो लोग भी अब प्री क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में है, सबको इस बारे में पता ही होगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे ये टॉपिक को स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अभी हमारे, सिर्फ हमने ये देखा कि इन सब चीज़ों का ये निचोड़ आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बट आपके लिए क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा जो इसके बाद के होंगे, दैट वाज, अब आपके लिए होमवर्क होगा कि आप इतनी सारी जो हमने ये देखा है, जितनी भी चीज़ों का ये निचोड़ आया है, उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा घर में। घर में पढ़ने के बाद कोई डाउट निकलता है, देन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम पेज, एंड कहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर्स देख लेते हैं जिससे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के क्वेश्चंस पुट अप होंगे। अब जब इसको पढ़ लो तो घटना चक्र उठाना पॉलिटी की, एंड देन वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऑल इंडिया फेडरेशन एक इसका फीचर है, दैट इज कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो यूनिटरी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया फेडरेशन, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को यहाँ पर एक यूनिट की तरह लिया, एंड इट ऑल्सो इट वाज ऑप्शनल फॉर इंडियन स्टेट टू ज्वाइन द फेडरेशन। बट ये कभी भी केम इनटू बीइंग नहीं हुआ। प्रोविंसेस जो है नो लॉन्गर डेलीगेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट वर ऑटोनॉमस रहे, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द कंसेप्ट एंड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब इस एक्ट के थ्रू प्रोविंसेस को एक ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पावर मिल गई, प्रपोज कर दिया उन्होंने। एंड ऑटोनॉमी जो प्रोवाइड हुई वो बेसिकली दो तरीके से, दो चीज़ों की थी। फर्स्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो होली एंड रिस्पॉन्सिबल होगा अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए। सेकेंडली, कि ये जो आउटसाइड जो कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस होता है लार्ज नंबर ऑफ मैटर्स पे, उस चीज़ों से ये फ्री रहेंगे। यहाँ पर इसी एक्ट के थ्रू डायरेक्टली जो है प्रोविंशियस में वो यहाँ पर अबॉलिश्ड हो गई, वो यहाँ पर एंड हो गई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, जिसको हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, अब वो कौन पावर, जो अथॉरिटी किसके पास पहुंच गई, गवर्नर के पास पहुंच गई क्राउन से, एंड वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विथ, किस तरीके से एक्ट करेगा, अपने एडवाइस ले सकता है अपने मिनिस्टर से जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए। अब यहाँ से प्रोविंशियल से हट गई तो अब डायरेक्टली पहुंच गई सेंटर में। तो गवर्नर जनरल की यहाँ पर दो फंक्शंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ट्राइबल एरियाज, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ काउंसलर्स हु वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अदर मैटर्स जो थे जिसमें एडवाइस ले सकते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ कम टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेचर अब बाई कैमरल हो गया, जिसमें फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट को मिलकर बनाया। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो हमारा अपर हाउस है और एक परमानेंट बॉडी है, एंड इसके अंदर 1/3 ऑफ इट्स मेंबरशिप जो है वो हर थर्ड ईयर में रिटायर होंगे। कितने मेंबर्स रिटायर होंगे इसमें, थर्ड ईयर में 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे। एंड ये जो हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट है ये बनी थी 260 मेंबर्स में, जिसमें से 156 जो है वो ब्रिटिश इंडिया को बिलोंग करेंगे, एंड 101 जो है वो इंडियन स्टेट को। अब यहाँ पर जो फेडरल असेंबली थी दैट वाज अ लोअर हाउस, यहाँ पे इसका टेन्योर रखा 5 इयर्स। 375 में से 250 जो है ब्रिटिश इंडिया के हैं और 125 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट के नहीं हो सकते। यहाँ पर जो सीट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स की वो नॉमिनेटेड मेंबर्स के थ्रू भरी जाएंगी, रिजर्व रहेंगी, एंड प्रोविंशियस वर गिवन डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट होगा, टेन्योर होगा 5 इयर्स फॉर द फेडरल असेंबली। अब यहाँ पे 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरल इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट जो यहाँ पर आया इसका फीचर है दैट वाज लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं वो डिवाइड हो गई सेंटर और प्रोविंसेस में। यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई गई, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। फेडरल जो आज के हम कह सकते हैं कि यूनियन, एंड फिर आप प्रोविंशियल इज जस्ट स्टेट, एंड इस तरीके से बनाई गई। फेडरल लिस्ट जो थी उसमें रखा गया एक्सटर्नल अफेयर्स, करेंसी एंड कॉइनेज उसके अंदर रखा, नेवल, मिलिट्री, एयर फोर्स, जितनी भी फोर्सेज है उनको रखा, साइंसेस को रखा। प्रोविंशियल्स में आ गए जो पुलिस, एजुकेशन, अंडर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस। कॉन्करेंट में आ गए क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर हुआ, सिविल प्रोसीजर हुआ, डाइवोर्स एंड मैरिज वगैरह।
एंड डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो अभी भी फेडरल लेजिस्लेचर से इतना कंट्रोल से बाहर रखा, क्योंकि ये जो पावर थी सब्जेक्ट की ये रखी गई वाइसरॉय के पास। इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो एक ऑफिस था, उसकी एक जो पोस्ट थी उसको अबॉलिश कर दिया, और ये किसके थ्रू आया, 1935 में ये अबॉलिश कर दिया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। फेडरल बैंक यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हुई, फेडरल बैंक यहाँ पे करेंसी एंड क्रेडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल रही। फेडरल कोर्ट यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हुई, जहां पर वो एडजर्नल डिस्प्यूट्स होंगे किसी फेडरल मैटर पे, वो यहाँ पे ये लोग मैटर को सॉल्व करेंगे। एंड इसके अंदर एक चीफ जस्टिस होगा इस कोर्ट में, एंड 6 जजेस से ज्यादा, नॉट मोर देन मतलब लेस देन इक्वल टू 6 जजेस, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, जजेस इतने नहीं होंगे, चीफ जस्टिस एक रहेगा। फेडरल कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी डिस्प्यूट जो भी होगा सेंट्रल या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। एंड यहाँ पर जो प्रोविजन है वो रखा कि अगर अपील्स आती है हाई कोर्ट से फेडरल कोर्ट के पास, फंड फ्रॉम फेडरल कोर्ट टू प्राइवेट काउंसिल, तो फेडरल कोर्ट जो है एक स्पेशल लीव टू अपील कर सकता है। एंड फॉर सच अपील्स उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का, वो रिक्वायर्ड रहेगा। अथॉरिटी, रेलवे अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड हुई फेडरल, जहां पर कंट्रोल ऑफ रेलवेज की बात हुई, ये 7 मेंबर्स बॉडी यहाँ पर बनाया, और इस बॉडी के जो अथॉरिटी रही वो फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ, उसके ऊपर किसी भी मिनिस्टर का, किसी भी काउंसलर का कोई भी कंट्रोल नहीं था। और ये जो आइडिया आया, इसमें ये चीज अश्योर की गई कि जो ब्रिटिश के स्टेक होल्डर्स है उनका जो इन्वेस्टमेंट है रेलवेज में वो सेफ रहे। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ प्रोविंसेस का, जैसे सिंध को बॉम्बे प्रोविंस से सेपरेट किया गया, बिहार और उड़ीसा को एक डिफरेंट सेपरेट प्रोविंसेस में के तौर पे बनाया गया, बर्मा एंड अदेन को यहाँ से सेपरेट किया, बर्मा को इस एक्ट के थ्रू डिफरेंट एक कंट्री बना दिया गया। एंड यहाँ पर एक सेपरेट कॉलोनी क्रिएट की अदेन को यहाँ से इंडिया से रिमूव करके। एंड इमरजेंसी पावर जो है गवर्नर जनरल की वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई। गवर्नर जनरल जो है वन सेक्शन 1082 के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यहाँ पर इमरजेंसी एंड एम्पावर फेडरल पावर टू मेक लॉ ऑन प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे सब चीजों की ये इमरजेंसी पावर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है। कोई भी बात आती है पीस या फिर किसी भी एक ऐसी कंट्री लगता है कि हमारी कंट्री उतनी सेफ नहीं या फिर कोई सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो यहाँ पर ही इनके पास पावर रहेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस्ड हुई, मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे फेडरल लेजिस्लेचर के, कोई डोमिनेंट स्टेट नहीं होगा स्टेटस, जो कि हमारा प्रॉमिस हुआ था साइमन कमीशन 1929 के थ्रू, वो इस एक्ट के थ्रू कंसिडर कर दिया कि कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं होगा। फ्रेंचाइजी हुई कि 1/6 ऑफ द एडल्ट ओनली, यहाँ पर एजुकेशन जो फ्रेंचाइजी लेकर आए, जिसमें इसके बारे में बात करी गई कि 1/6 ऑफ द एडल्ट के बारे में। एंड स्टडी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस टाइम पर, दैट वाज उनको पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है लिबरल्स की और अदर मॉडरेट्स की, उनको इस तरीके से करना इन रिफॉर्म्स के थ्रू कि उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन पर पाथ पर उनका बिलीव हो जाए। यहाँ पर दे होप द कांग्रेस मैन जो है would be weaned away from the mass political action and guided towards constitutional politics। यहाँ पर इस रिफॉर्म के थ्रू डिसेंशन और स्प्लिट को प्रमोट किया गया विद डीमोरलाइज्ड कांग्रेस फ्रंट, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड राइट वर्सेस लेफ्ट की बात चलती रही। ये भी आपने पॉइंट देख लिया। एंड नाउ कम टू द पॉइंट जो आपके लिए यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही हो सकता है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट के थ्रू डायरेक्टली इन द अबॉलिश्ड हुई प्रोविंसेस में। नेक्स्ट आपके लिए एचसी वुमेन एंड लेबर्स के लिए जो आया वो वाला कि कहाँ पर सेपरेट इलेक्टोड आया। आरबीआई किसके थ्रू स्टैब्लिश हुई ये आपको पता होना चाहिए। एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन किस एक्ट के थ्रू आया ये भी आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया गया सेंट्रल एंड प्रोविंसेस में, वो भी इसी एक्ट के थ्रू आया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट रिमूव हुई वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए।
तो ये और आपके लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार और उड़ीसा जब फॉर्म हुए सेपरेट प्रोविंसेस के तौर पे, वो किस एक्ट के दौरान उनको सेपरेट किया गया, किस एक्ट के दौरान उनको स्टैब्लिश्ड किया गया बिहार एंड उड़ीसा को। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से पढ़नी है, अपने नोट्स बनाने। आप चाहे तो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक माइंड मैप में भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं लाइक कि बर्मा जो हमारा मतलब कि हटा है यहाँ से, इंडिया से एक सेपरेट कंट्री फॉर्म हुई एंड बिहार एंड उड़ीसा एक सेपरेट प्रोविंसेस, फिर उस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर एक एरो लगा लगा के ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका एक माइंड मैप कंप्लीट हो जाएगा, जिसको सिर्फ आपको बार बार रिवाइज करना है और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप ट्राई कर लेना इसको पढ़ने के बाद अच्छे से, घटना चक्र लगाने का सबको समझ में आ जाएगा कि क्या आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। क्या आपको मालूम है कि आरबीआई किसके थ्रू, क्योंकि हम आरबीआई ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे कोई भी टॉपिक ऐसा बचा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, क्योंकि इससे ज्यादा प्री के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। वही क्वेश्चंस है कि डायरी की कब इंट्रोड्यूस्ड हुई, 1919 में हुई, कब रिमूव हुई, 1935 में हुई, किसमें हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड कर दिया, 1935 में कर दिया, जो बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस्ड हुआ उसमें से 11 में से 6 प्रोविंसेस में आ गया। तो ये किसके थ्रू हुआ, कौन से एक्ट के थ्रू हुआ, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है 1919 और 1935 के बीच में, तो आपको वहां पर आंसर लगाना है 1935। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1919 में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। कुछ कंफ्यूजन रहे तो हम उसको सॉर्टेड आउट कर लेंगे और टेलीग्राम पेज जहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये चीज आपको नहीं क्लियर हुई है, तो मैं वहां पर आपको वो चीज क्लियर कर दूंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमपीपीएससी ही कर रहे हैं, तो प्लीज गाइस अब बिल्कुल रिवीजन एंड प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। This is your solution, so do your best in your upcoming exam. Thank you everyone.